तो जीओसी के लेक्चर नंबर 5 में हम एंटर हो चुके हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं बता दूं आपको एक बार। हमने पहले जीओसी का बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से है। उसके बाद हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। ये तीनों इफेक्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, मैंने जो तीनों इफेक्ट पढ़ाए हैं बेटा, ये तीनों इफेक्ट होते हैं परमानेंट इफेक्ट, है ना। ये तीनों इफेक्ट जो होते हैं परमानेंट इफेक्ट होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल ये पूरे स्ट्रक्चर में होंगे ही होंगे हमेशा। ऐसी जरूरी नहीं कि कहीं होगा कहीं नहीं होगा, नहीं, हमेशा होंगे। तीनों में से कुछ कुछ जब हम रिएक्शंस करेंगे तब बताएंगे कैसे होंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं भी बता दूं तुमको बेटा, जो लोग 11th पास करके 12th में आए हैं उनके लिए ये जो जीओसी वाला टॉपिक है, और 11th के बच्चों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, कुछ वो चैप्टर है। लेकिन जो 12th में अब आए हैं बच्चे, ठीक है, जिनको जिनको कि अभी बेसिक सीखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो लेक्चर देख के पूरे 12th क्लास में जो बेसिक काम में आने वाले हैं वो पूरे मैंने इन तीनों लेक्चर्स में सिखाए हैं। तो अगर आप 12th क्लास को पढ़ना चालू करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो ये जो चारों पांचों वीडियो है ये तुम्हारे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाले हैं। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की इन्हीं पर बेस्ड है। बहुत सारी चीजें जगह वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम में आएगा, बहुत जगह वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट काम में आएगा, कई जगह हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम में आएगा। और जो लास्ट तरह का इफेक्ट जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट बेटा थे परमानेंट इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये क्या होता है, ये परमानेंट नहीं होता है ना। ये परमानेंट नहीं होता है। ये इफेक्ट जो होता है कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जब कोई हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट होगा, कैसे होगा इफेक्ट, ये वो सब समझाएंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। बाकी तीनों परमानेंट इफेक्ट है, और ये क्या है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ओके, तो पढ़ते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है पढ़ते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। बाकी सभी आप ये उतार लो, कहीं पे बहुत जगह पूछते हैं कि कौन से इफेक्ट परमानेंट होते हैं, कौन से इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं। तो अभी जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जीओसी का पार्ट 5 है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत छोटा इफेक्ट है। अभी तक जो रेजोनेंस इफेक्ट या फिर जो हाइपर कॉन्जुगेशन, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़े थे वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स में थे, 45 मिनट्स के, एक एक घंटे के लेक्चर्स थे। लेकिन ये वाला जो है इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर मैं तुमको डेफिनेशन वाइज को समझाना चाहूं, तो डेफिनेशन वाइज इसको बोलते हैं कि व्हेन अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन द complete delocalization of pi electron, mark my word, pi electron only, when the complete delocalization of pi electron takes place in the presence of attacking reagent. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में भी आ रही होगी। व्हेन द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो समझेंगे इसको भी एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमने इतने सारे डेफिनेशन, इतने सारे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को एग्जांपल समझा था, वैसे इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, इधर देखना बेटा। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के होंगे। एक होगा बेटा प्लस ई, और एक होगा माइनस ई। जैसे हमने रेजोनेंस में पढ़ा था ना, रेजोनेंस इफेक्ट आधा 2 टाइप्स, प्लस आर एंड माइनस आर। इंडक्टिव में भी पढ़ा था कि प्लस आई माइनस आई। वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह के होंगे, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट कैसे समझेंगे, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये
प्रोपीन है। अब जिसको पता है इसका नाम प्रोपीन है वो अच्छी बात है, इसको नहीं पता है वो IUPAC का लेक्चर जब मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा पूरा नाम, नॉमेनक्लेचर सिस्टम पूरा उसमें डिस्क्राइब होगा तुम्हारा कि प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन क्या होता है। ठीक है, मान लो मैं इस पे HBr का एडिशन करवा रहा हूँ, है ना। दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, 10th क्लास में पढ़ी होगी तुमने एडिशन रिएक्शन क्या होती है ना। जब डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है उस पर कोई कुछ भी एडिशन हो जाए आके, कुछ जुड़ जाए आके, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, है तुम्हारे 11th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन का पूरा टॉपिक है एल्कीन में, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो व्हेन अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एंड व्हाट इज द अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। मान लो मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करता हूं, मान लो मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट किया, कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर CH3 CH CH2 और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव से शो करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम किसे शो करते हैं, पॉजिटिव को। ठीक है, और HBr हमको पता है किस में डिसोशिएट होता है, H प्लस में होता है और Br माइनस में होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू समझो ना इसको। देखो HBr में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, आया इंडक्टिव इफेक्ट काम में। ऐसे छोटी छोटी चीजों में इंडक्टिव इफेक्ट काम में आएगा, इसलिए हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस इसके पास जैसे इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर कौन जाके जुड़ेगा, प्लस जाके जुड़ेगा, तो ये CH3 कर दूं मैं इसको, सीधा मैंने प्लस जोड़ दिया उधर अटैक करवा के, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं अगर उसी तरफ अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाता है, सुनना मेरी बात को, जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसी तरफ अगर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाए, जैसे हाइड्रोजन हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है जाके, इसी को हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और अगर जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसके अपोजिट साइड में जाकर अटैकिंग रिएजेंट जुड़े, मतलब ये Br आके यहां जुड़ जाए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। बड़ा ही सिंपल है बेटा, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। मैंने बोला कि देखो व्हेन द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कर दिया मैंने, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दूसरी बात, दो तरह के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो मैंने जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया उसी तरफ अटैकिंग रिएजेंट जुड़ जाए, जो कि यहाँ पर जुड़ चुका है, देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ कंफ्यूजन ना हो, जुड़ गया उसी तरफ जाके जुड़ा, तो इसको हम बोलते हैं कि इसने प्लस ई इफेक्ट शो करा है। और जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसके अपोजिट साइड में आके अटैकिंग रिएजेंट जुड़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस इफेक्ट। डिसॉल्व, इतना सा ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और मैंने पहले बताया है इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, मतलब हर जगह नहीं होगा, इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह कहीं कहीं होगा, ऐसी चीजों में पाया जाएगा तुमको हमेशा। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर तुम प्लस ई और माइनस ई को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बिल्कुल सेंटेंस मैंने बता दिया, एक तो इंग्लिश में बना के लिख लो, हिंदी में बना के लिख लो, दोनों ही बच्चों के लिए समझ में आ जाएगा कि जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ है अगर उसी पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट। और अगर उसके अपोजिट साइड में अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट। तो बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे ये तुम्हारी जिंदगी में बवाल कर देंगे आगे जाके। कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएंगे, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये, क्या कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना इंडक्टिव कभी पीछा छोड़ेगा, ना रेजोनेंस कभी पीछा छोड़ेगा, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन और ना ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हर जगह कहीं ना कहीं पॉइंट करेंगे तुमको कि ये तुमको आने चाहिए। तो अगर तुम 12th क्लास में हो या तुमने 11th पास किए, तुम 11th क्लास में आए हो या फिर तुम 12th पास कर गए हो, कुछ भी हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एक पार्ट पढ़ा है छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैसे उसी के साथ मैं एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये टॉपिक भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मिलेगा इंटरमीडिएट्स
ये क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज को समझाऊं, व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं बहुत कम टाइम के लिए। जो रिएक्शन अगर कोई हो रही है, मान लो ए से बी बना, तो ए से बी बनने के बीच में एक उसका इंटरमीडिएट बनेगा जो कि बहुत ही कम समय के लिए बनता है और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। और इनका शायद लाइफ टाइम जो होता है वो मिनी सेकेंड्स में होता है, बहुत कम लाइफ टाइम होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड ऐसे, है ना। तो मतलब बहुत कम समय के लिए बनते हैं और फटाफट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमको यहीं से पता पड़ेंगे कैसे बॉन्ड क्लीवेज होगा, कैसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो बॉन्ड के क्लीवेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज अ होमोलाइटिक क्लीवेज एंड द सेकंड इज अ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज समझते हो? टूटना, बंध का टूटना, बॉन्ड का क्लीवेज होना, बॉन्ड का डिसोसिएट होना। ठीक है, तो दो तरह से होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको सबसे पहले होमोलाइटिक क्लीवेज समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे पास कोई स्पीशीज है ए और ए। ठीक है, यहां मैं इसको सनलाइट दे रहा हूं या फिर हीट दे रहा हूं। बेसिकली होमोलाइटिक क्लीवेज इनकी प्रेजेंस में ही होता है ना, है ना। अगर मैं ए ना लेकर यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड ले लूँ, क्लोरीन क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, HμND। ठीक है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होगा? जिसमें जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जिसमें जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा। अच्छा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना। इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो कुछ ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को डॉट से बता रहे हैं हम यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है ये, इस इलेक्ट्रॉन को हम इस डॉट से बता रहे हैं। और जो ये स्पीशीज बनती है बेटा, इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्री रेडिकल। मतलब अगर कोई भी स्पीशीज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट से दिखाया जाए तो ये स्पीशीज हमारी कहलाती है फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक फिशन, फिशन भी बोलते हैं इसको, मैं चाहो तो तुम साइड में लिख लो, किताबों में फिशन भी लिखा होता है इसको, होमोलाइटिक फिशन और क्लीवेज। तो होमोलाइटिक फिशन के थ्रू हमारे पास क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे, है ना। वो बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज विच अकर द फ्री रेडिकल, जिससे हमको क्या मिले? फ्री रेडिकल मिले। डेफिनेशन वाइज इसको ऐसे बोल सकते हैं हम। और अगर मैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, अच्छा एग्जांपल की अगर डरो मत, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 को अगर मैं डिसोशिएट करूंगा यहाँ पर, तो एक CH3 रेडिकल बनेगा यहाँ से और एक H रेडिकल और बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। आगे देखिए हम पूरा डीप में पढ़ेंगे इसको, फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को, इसमें हाइब्रिडाइजेशन को, बहुत चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बस बॉन्ड क्लीवेज पढ़ते हैं। तो बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहला है होमोलाइटिक क्लीवेज, को हिंदी में बोलते हैं हम समांश विखंडन। समान सम अंश में, होमोलाइटिक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गया एक इस पे, एक इलेक्ट्रॉन गया इस पे, तो होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू क्या बनेंगे वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर हमारे पास CH3Cl है ना, एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल यहाँ बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3Cl है, तो हमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कार्बन, है ना। कैसे ज़्यादा है सर? तो ये तुम पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, और इनको पता है, अच्छी बात है। इनको नहीं पता, आगे लेक्चर्स आएंगे, मैं अपना आप समझ जाओगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना इंडक्टिव इफेक्ट, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पढ़ा है। तो जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाएगा। जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्लोरीन इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाएगा और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो कार्बन के पास हो गई वैकेंसी, और वैकेंसी कौन शो करता है? पॉजिटिव से। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के साथ हमारा एक तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और एक एनायन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड अ कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन पर केटायन है, कार्बोकेटायन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कार्बेनियम आयन, है ना। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। हो, स्पेलिंग गलत हो गई,
कार्बोकेटायन या कार्बेनियम आयन। ठीक है, अगर मैं कुछ स्पीशीज ऐसी लूँ जैसे मान लो CH3 और Na जुड़ा हुआ है इससे। अब हमको पता है सोडियम एक मेटल होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। सोडियम इज ए मेटल और मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो इससे यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। कभी तुमने ये नहीं देखा होगा बनते हुए, कभी देखा है किसी ने? कभी नहीं बनता है ये। तो देखो ये बना कार्बोकेटायन, इसको हम बोलेंगे बेटा, इधर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है हमारे पास, कार्बो एनायन। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल, these three are reaction intermediates। इनको ही तो हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। कार्बोकेटायन को, कार्बो एनायन को, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन को, कार्बो एनायन को, फ्री रेडिकल को, इन सबको ही तो हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसके अलावा और भी होते हैं कार्बीन और नाइट्रीन। तो ये 5 तरह के इंटरमीडिएट हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी वाली बुक में 11th क्लास में खाली कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल है। बाकी आरबीएससी वाली जो बुक है उसमें ये 5 है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 5 समझाए तुम लोगों को। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाली क्लास में सबसे पहले हमने बॉन्ड का फिक्शन पढ़ा, बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ा, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी। 2 तरह के क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज जिसमें क्या बनेगा हमारे पास, फ्री रेडिकल बनेगा, एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो होगा उसमें हमारे पास कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। फटाफट से अपनी कॉपी में उसको उतार लो, या कि जिन्होंने अभी तक कॉपी हाथ में नहीं ली है फटाफट कॉपी हाथ में लो, पॉज करो, उतारो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम लोग बहुत आलसी हो। चलो, तो अब हमको जो है ये इंटरमीडिएट्स की कहानी को थोड़ा और डीप में पढ़ना है कि क्या क्या होगा इनमें, है ना। इन इंटरमीडिएट्स की कहानी को, जैसे मैं फर्स्ट तरह का इंटरमीडिएट जो तुमसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ वो है कार्बोकेटायन, जो कि हमने अभी अभी देखा ऐसा कुछ था। कार्बोकेटायन, CH3 पॉजिटिव, कार्बन पे कैटायन। तो अगर मैं CH3 की बात करूं, देखो अब बेटा इस टॉपिक में जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा अपना। तो मेरा ये मानना है कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले तुमको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जिनको नॉलेज है अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, अपनी बुक से ट्राई करेगा हाइब्रिडाइजेशन समझना, या फिर मेरे लेक्चर एक मैं लाऊंगा आगे हाइब्रिडाइजेशन का पूरा, उसको पहले पढ़ेगा। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत कुछ आता है, वो यहाँ से समझने की कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूँगा मैं पूरा ही समझा दूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको अभी ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक यहाँ पे चालू कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पॉज करके, जिसका कि नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, डीप में मैं इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या करना है तुमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, उसमें प्लस कर देना है नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या करना है तुमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर उसमें जोड़ देने हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन का स्टायरिक नंबर होगा, है ना। सिखाऊंगा एक एग्जांपल लेके सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 को सब जानते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है। लोन पेयर कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 0 लोन पेयर है, तो आंसर क्या है इसका, 4 आंसर आया, है ना। अब किसी को कंफ्यूजन होती है सर डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। जैसे कोई मानो यहाँ पर ऐसे कोई स्पीशीज है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। कितनी बार मैंने बच्चों के मुंह से सुनते हुए देखा है कि सर 2 पाई 1 सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा 1 पाई। टीचर सिखा देते हैं बच्चों को 2 सिग्मा 1 पाई, पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब ओवरलैपिंग से आते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो बेटा दिमाग में हमेशा एक बात रखना, कभी भी सिग्मा बॉन्ड दो नहीं हो सकते। सिग्मा बॉन्ड नेवर बी ट्वाइस, कभी दो नहीं होंगे, हमेशा एक ही सिग्मा होगा, पाई बढ़ते जाएंगे। अब से 3 पाई भी नहीं होंगे, अब फिर डेल्टा बॉन्ड आएगा, वो तुम्हारे अभी नहीं आएगा, कुछ भी हायर क्लासेस की बात है वो। ठीक है, तो अभी तो हमको निकालना सीखना है, तो 4 सिग्मा 0। ठीक है, चलो NH3 को देखते हैं, जानते हैं NH3 को। ऐसा होता है NH3, देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। NH3 का लिखूं तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर 1, तो इसका आंसर भी कितना आया 4। ऐसे हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर 4 तो आ गया, अब इससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता पड़ेगा, तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल अभी साइड में बना के बता रहा हूँ, जिसको तुमको मेमोराइज रखनी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टेरिक नंबर, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद उसका जियोमेट्री, उसके बाद जियोमेट्री के बाद उसका बॉन्ड एंगल, और एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते रहेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक नंबर 2 आया, अब स्टेरिक नंबर 2 इन द सेंस ऐसे मैं BeCl2 का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो BeCl2 को एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। अब बेरिलियम में, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, 1s2 2s2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए। लोन पेयर बचा कोई इसके पास नहीं बचा, लोन पेयर तो बचा ही नहीं इसके पास, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए इसने खाली। ठीक है, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा मैं, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो आंसर आया इसका 2। आया समझ में, बड़ा ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत इफेक्टिवली है, इफेक्टिव समझा रहा हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा तुमको हाइब्रिडाइजेशन का ऊपर का। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा हमेशा sp, जियोमेट्री होगी इसकी लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ध्यान रखना ये चीज हमको। अगर स्टेरिक नंबर आया 3, तो फिर एग्जाम्पल सब उतार लेना, मैं एग्जाम्पल समझाता जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर स्टेरिक नंबर आया हमारा 3, स्टेरिक नंबर 3 BeCl3, देखो बोरोन, ये बहुत काम में आने वाला तुम्हारे BeCl3 वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है। कितने सिग्मा बॉन्ड है 3। अच्छा बोरोन की बात करते हैं, 5 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 3, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए, तो क्या लोन पेयर बचा, कुछ नहीं बचा। 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, आंसर आया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा एक S एक P, 2 हो गया, 3 है तो sp2। शेप जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो मेरे को पता है, इसलिए मैंने इसको ट्राइगोनल प्लेनर ही बनाया है, देख लो मेरे को इसका शेप वेप सब पता है, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया है, ट्राइगोनल प्लेनर ही बनाया है। बॉन्ड एंगल होगा बेटा इसका 120 डिग्री। अच्छा 4 पे आते हैं, अभी 4 हमने पढ़ा भी है 2 एग्जाम्पल में, CH3 वाले में, ठीक है, CH4 वाले में, सॉरी CH4 में देखो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसका जो हमारे पास जियोमेट्री आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल, और इसका एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ध्यान रखना है हमको। अगर आया 5, तो 5 के लिए हम ध्यान रखते हैं PCl5, फास्फोरस आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिए हैं, तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, आंसर आया 5। तो sp4 नहीं होगा, क्योंकि p के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz, तो sp4 नहीं हो सकता है। अब p3 खत्म हो गया पूरा, इसके बाद क्या आएगा d। तो अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, और sp3 का होता है शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं बना के बता देता हूँ इसको, देखो यहाँ पर दिस इज ट्राइगोनल, और बाय पिरामिडल क्या हो गया, ऊपर नीचे। तो ये वाले जो बॉन्ड है तो 90 डिग्री हो गए, और ये वाले बॉन्ड जो है ये 120 डिग्री पे हो गए। ठीक है, बहुत डीप में पढ़ाएंगे इसको आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में, अभी इतना डीप में नहीं, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ सब, लेकिन समझ में आ रहा होगा ये पक्का है।
ठीक है। इसके बाद भी 6-7 तक होते हैं, मैं खाली 6 तक बता रहा हूँ अभी तुमको। अगर 6 हुआ तो बोलते हैं sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इसका एग्जांपल ध्यान रख लो SF6, क्योंकि ये मेरे को ध्यान है सब, तुमको भी याद करने हैं तो तुम भी ध्यान रखो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन की टेबल है, बेसिक सी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फटाफट से अपनी पॉज करके कॉपी में लिख लो, बहुत काम में आने वाली है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के टॉपिक में। ओके, मैं रब कर रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। अच्छा, हम कहाँ पे थे अब? कार्बोकेटाइन पर, जिसको कि मैंने ऐसे लिखा था CH3 पॉजिटिव। अब जो इतना पढ़ाया है ना वो यहाँ काम में आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही सब चीज़ें क्लियर होगी इसकी। देखना कैसे। CH3 को देखो, अभी मेरे को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं इसको जैसे मेरे को पता है मैं वैसे इसको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी कुछ नहीं पता है इसके बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या है ना। तो मेरे को अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं पता है अभी। एक पॉजिटिव चार्ज भी है, या बता देते हैं चलो। क्या फॉर्मूला था हाइब्रिडाइजेशन का? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमको यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। बाबू, क्या यहाँ पर हमको कोई लोन पेयर दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहाँ है? कोई लोन पेयर नहीं, बल्कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और पॉजिटिव से दिखा रहा है नो लोन पेयर। तो आंसर आया हमारा 3, और 3 से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, और sp2 से ही हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर कैसा था? जैसे BF3 का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, वैसे ही सेम टू सेम, जैसे हमने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही सेम टू सेम इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ट्राइगोनल और प्लेनर। देखो पूरा प्लेन में है एक, मतलब क्या प्लेन में? कैसे? इस हाइड्रोजन को ऊपर उठा लो, इस हाइड्रोजन को ऊपर उठा लो तो पूरा प्लेन में हो गया एक तरह से, ठीक है। पॉजिटिव का मैंने तुमको पिछले लेक्चर्स में भी बहुत बार बताया कि पॉजिटिव मतलब वेकेंसी होता है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होता है पॉजिटिव मतलब, है ना। और वेकेंट भी कौन सा है? ये p ऑर्बिटल है। पॉजिटिव मतलब कमी को शो करता है पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको पॉजिटिव। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे मैं तुमको इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर तुमको ये समझ में आ गया तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हम बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp2 होगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? अभी बताया थोड़ी देर पहले, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री पे तो दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, गिव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ CH3 पॉजिटिव आयन। मतलब CH3 पॉजिटिव में कार्बन के बाह्यतम कोश में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। तो काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6, यही तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सारे शेयर्ड बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन वाला वो भी इसका है। अरे हम वो पढ़ते हैं ना, व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? व्हेन द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 रुपए की 2 इलेक्ट्रॉन लेने, तो 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया किसी और के पास है, हम दोनों पैसे को मिलाएंगे, चीज ले आएंगे। तो अब वो जो चीज है वो मेरी भी है और उसकी भी है। तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका भी है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसका, और ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि CH3 पॉजिटिव में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन लेने की चाह रखेगा या इलेक्ट्रॉन को देने की चाह रखेगा? तुम लोग सोचो, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पैसों की कमी है, तो पैसे लेने की कोशिश करेगा या पैसे देने की कोशिश करेगा? जो भी है वो सब दे देगा या और लेने की कोशिश करेगा? ऑब्वियस बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की कोशिश करेगा। तो इट इज स्टेबलाइज बाय, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब मैं इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया हूं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी।
बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट इज डिस्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम, अरे भैया इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम, इट इज destabilized by the electron withdrawing group। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता पड़ी। एक और हम लिख सकते हैं, इसका शेप क्या है यहाँ पर, ये इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको कार्बोकेटायन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, कार्बोकेटायन किससे स्टेबलाइज होगा, किससे डिस्टेबलाइज होगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इसका बॉन्ड एंगल है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन है, कैसी इसकी ज्योमेट्री है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, ये पूरी की पूरी डीप नॉलेज अबाउट द कार्बोकेटायन। और मैं इसके बारे में बातें करूंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक दो चीजें जहां पर हम क्या करेंगे, कार्बोकेटायन पर इंडक्टिव इफेक्ट का यूज पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का यूज पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, आगे क्वेश्चन कराऊंगा उससे। फटाफट से उतार लो बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुमको 3-4 कार्बोकेटायन दूंगा, बोलूंगा इनको अरेंज करो इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है मेरा, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। फर्स्ट मान लो हमारे पास एक CH3CH2 पॉजिटिव है। दूसरा, ऐसा कोई कंपाउंड है हमारे पास। थर्ड, ऐसा कोई कंपाउंड है तुम्हारे पास। तो मैंने बोला है अरेंज करो इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो फटाफट से अपना दिमाग लगाओ, फटाफट से दिमाग लगाओ, इनको इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करके बताओ मेरे को क्या आंसर आता है तुम्हारा। देखो यहाँ पर जो हमारी चीजें काम में आने वाली है वो है एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले मैं कौन सी बात करूँ, इंडक्टिव की बात करता हूँ। चलो, हमने पढ़ा था कि CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का काम करता है ना। ये जितने भी R ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप मतलब समझे, CH3, C2H5, C3H7, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर डोनेट कर रहा है। यहाँ पर देखो ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से और ये इधर से, मतलब यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बोकेटायन को मिल रहे हैं, आई थिंक इसको मिल रहा है, क्योंकि 3 जगह से इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है। ये तो मैंने बात कर दी इंडक्टिव इफेक्ट की। तुम लोग को थोड़ा ध्यान होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयोजन में भी मैंने ये सेम बात करी थी। काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, काउंट द अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन हियर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे गिनो, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर 3 3 6 7, नहीं ये थोड़ी होगा, ये तो इसी कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो इसी सेम कार्बन से अटैच है। तो जिसके बाद सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और जो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोनों ही मैनर में आंसर एकदम सेम आना है, दोनों ही मैनर में आंसर एकदम सेम आना है, मतलब आंसर तो यही रहेगा। तो सर दोनों इफेक्ट से आंसर सेम आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दे, क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि प्रायोरिटी कौन पहले आएगा। तो मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखवा रहा हूँ ऊपर, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा हम स्टेबिलिटी में देखते हैं एरोमेटिसिटी को, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे एरोमेटिसिटी को।
जो हमने बीच में कभी पढ़ा, एक फर्स्ट जीओसी के पार्ट फर्स्ट में पढ़ाई है। उसके बाद हम देंगे रेजोनेंस इफेक्ट को, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, और लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। नोट द प्रायोरिटी टेबल, नोट द प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अभी हम इन दोनों में लड़ाई हो रही तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग है। तो कार्बोकेटाइन के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हैं, जैसे जैसे सीखते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन ट्राई करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना मेरी कि कार्बोकेटाइन जो है ये मेरा कार्बोकेटाइन जो है ये स्टेबलाइज होगा प्लस आई इफेक्ट से और डीस्टेबलाइज होगा माइनस आई इफेक्ट से। इसको हमेशा ध्यान रखना। कार्बोकेटाइन जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा और माइनस आई इफेक्ट से डीस्टेबलाइज होगा। तो एक बार माइनस आई वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, काम आएगा तुम्हारे। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन अटैच कर दूं मैं, अच्छा ये हमने पहले भी कर रखा है, हाँ याद करना इसको, कहाँ किया था, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे। देखो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ देखो ये चीज़ तीनों चीज़ सेम है, खाली चेंज का हो रहा है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में चेंज हो रहा है। तो हमको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज पुल्स इलेक्ट्रॉन, हमेशा वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। सवाल ये उठता है ज़्यादा कौन खींचेगा सर? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन से इफेक्ट के थ्रू? माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज कौन करेगा? फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? थर्ड वाला। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? सी बी एन ए, मतलब ए की स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि इस पे माइनस आई सबसे ज्यादा है। माइनस आई सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। माइनस आई सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट, ये ध्यान रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे फटाफट से। खाली तुमको एक अलग चीज पहचाननी है हर एक क्वेश्चन में कि क्या पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का यही था कि अगले लेक्चर जो आ रहा है उसमें हम कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रिन को करवाने की कोशिश करेंगे कि उसमें हो जाए। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक बने रहिए। और दूसरी बात, लॉकडाउन के टाइम ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम लोग पढ़ना छोड़ दें। अभी कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया इन थोड़े दिनों में, 10-20 दिनों में, तो आप पिछला सब भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने दें, पढ़ाई को अपना बिल्कुल टाइम दे प्रॉपर, है ना। खेले कूदे, बहुत चीज़ करें, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ लो, बाकी टाइम तुम्हारा। सो खाओ पियो खेलो सब कुछ करो, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को, ये लेक्चर को देखते वक्त इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।